Welcome to ऑनलाइन क्लास टॉपिक संख्या पद्धति। जी हाँ, मैं लोमश थ्रू फ्रॉम मिडिल स्कूल खुदागांव, संकुल केंद्र पोटगांव, जिला कांकेर में शिक्षक के पद पर कार्यरत हूँ। जी हाँ, शुरू करने वाले हैं हम संख्या पद्धति। आइए सबसे पहले जानते हैं संख्या क्या है। 0, 1, 2, 3, 4 से लेकर जो अनंत तक जो भी संख्याएं जाती हैं उन्हें हम संख्याएं कहते हैं। संख्याओं को हम दूसरे रूप में परिभाषित कर सकते हैं। चूँकि 0, 1, 2, 3 ये अपने आप में अंक हैं, लेकिन जब ये एक से अधिक अंक आपस में मिल जाते हैं उन्हें सामूहिक रूप में उन्हें हम संख्या भी कह सकते हैं। तो देखते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं अंक का शुद्ध मान। जी हाँ, जिसे हम कह सकते हैं जाति मान भी कह सकते हैं। किसी संख्या में किसी अंक का शुद्ध मान उस अंक का अपना मान होता है, चाहे वह अंक किसी भी स्थान पर हो। जैसे हम देख सकते हैं 8,96,548 में 9 का शुद्ध मान क्या है? 9 है। ठीक है, ठीक उसी तरह से हम देख सकते हैं 5 का शुद्ध मान क्या है? 5 है। ये जाति मान और स्थानीय मान में थोड़ा फर्क तो है ही। आगे देखते हैं संख्या क्या है। विभिन्न अंकों को इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख के स्थान पर रखने से जो पद प्राप्त होता है वह संख्या कहलाती है। अर्थात एक या कई अंकों से मिलकर संख्या बनती है, जबकि अंक अकेले होता है। आइए देखते हैं कि स्थानीय मान क्या है। स्थानीय मान प्लेस वैल्यू। किसी संख्या में कोई अंक जिस स्थान पर होता है वह उस अंक का स्थानीय मान होता है। जैसे कि उदाहरण के लिए दिया हुआ है 2,63,572। जी हाँ, देख सकते हैं संख्या। इस पे 5 का स्थानीय मान क्या है? 5 का स्थानीय मान आप देख सकते हैं इकाई में क्या है? 2 इकाई है, 7 दहाई और 5 सैकड़ा है। 5 सैकड़ा हम क्या कर सकते हैं? 500। ठीक है, उसी तरह से हम अगर 6 का स्थानीय मान देखेंगे तो 6 का स्थानीय मान क्या है? 2 इकाई, 7 दहाई, 5 सैकड़ा, 3,000 और 6, अर्थात ये 10,000 में आता है। तो इसे हम कह सकते हैं 60,000 इसका स्थानीय मान है। ठीक है, अर्थात इसके बाद जितने भी अंक होंगी उतनी ही संख्या में शून्य आएंगी। आइए चलते हैं हम अगली स्लाइड पर कुछ और जाने। देखते हैं कि संख्याओं के प्रकार। संख्याओं के प्रकार में आप सभी अवगत होंगे, शायद इससे पहले भी परिचित होंगे। संख्याओं को लिखने और संख्याओं के नामकरण को व्यवस्थित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? संख्या पद्धति कहते हैं। संख्या पद्धति में हम 0 से लेकर अनंत तक की संख्याओं के बारे में पढ़ते हैं और संख्याओं को किस तरह कितने वर्गों में बांटा गया है वह जानकारी समझकर संख्याओं का उपयोग करना सीखते हैं। आइए देखते हैं संख्याओं के प्रकार। सबसे पहले देखते हैं एक सारणी दी हुई है यहाँ पर। प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं से आप परिचित हैं, जो शुरुआत होती है 1 से शुरुआत होती हैं, 1, 2, 3, 4 से अनंत तक होती हैं। पूर्ण संख्याएं आप देख सकते हैं। पूर्ण संख्या में यहाँ पर 0 सम्मिलित हो जाती है और 1, 2, 3, 4 से लेकर अनंत तक है। पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्या में आप देख सकते हैं ये जो दी हुई है 0 के बाद इधर धनात्मक संख्या है और 0 के पहले इधर ऋणात्मक संख्या है। तो ये कौन सी संख्या होंगी? पूर्णांक संख्या होंगी। ठीक इसी तरह से हम सम संख्या के बारे में पढ़ते हैं। सम संख्या वो संख्या है जो 2 से पूरी पूरी भाग जाती है और ये विषम संख्या है जो 2 से भाग नहीं जाती हैं। ठीक उसी तरह से भाज्य संख्या देख सकते हैं यहाँ पर। भाज्य संख्या वो है जो खुद के और एक के अलावा दूसरे संख्या से विभाजित होती है। ठीक अभाज्य संख्या में देख सकते हैं जो खुद के और एक के अलावा ही भाग जाती हैं, अन्य किसी और संख्या से भाग नहीं जाती हैं। ठीक परिमेय संख्या। परिमेय संख्या जिसे भिन्न के रूप में लिखते हैं। अपरिमेय संख्या जिसे हम भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते। वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या के अंतर्गत परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याएं दोनों आती हैं। आइए देखते हैं इसके बारे में कुछ डिटेल जानते हैं। इन्हीं संख्याओं के बारे में हम कुछ और डिटेल देखते हैं। प्राकृत संख्याएं वे संख्याएं जिनसे वस्तुओं की गणना की जाती है। ध्यान दीजिए, वस्तुओं की गणना की जाती है। प्राचीन जमाने में जब हमारे पूर्वज
संख्याओं की गिनती करते थे तो उन्हें ज़ीरो का पता नहीं था, तो शुरुआत करते थे एक से शुरू करते थे। तो एक से जो भी अनंत तक की गिनती आती थी वो वस्तुओं की गणना के लिए ही किया करते थे। प्राकृतिक संख्या धनात्मक होती है, अतः एक जो है सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। ध्यान दीजिए, प्रकृत नहीं है, ये प्राकृत है। ये है प्राकृत संख्या। जैसे 1 2 3 4 5 से लेकर आपके डॉट डॉट का मतलब होता है आगे डैश डैश डैश, जैसे 5 के बाद 6 7 8 से लेकर आपके अनंत तक। इसे हम n से प्रदर्शित करते हैं। जी हाँ, प्राकृतिक संख्या किससे करते हैं? n से। n का फुल फॉर्म होता है नेचुरल। शून्य को प्राकृत संख्या में नहीं गिना जाता, क्योंकि शून्य का आविष्कार पहले हुआ नहीं था, इसीलिए। प्राकृत संख्या मतलब प्राचीन, जो प्राकृतिक हो। आइए देखते हैं, आगे वाली स्लाइड पर चलते हैं हम। प्राकृत संख्या के बाद देखते हैं हम सम संख्याएं। सम संख्या वो संख्या है जो 2 से पूरा पूरा भाग जाती हो, उन्हें हम क्या कहते हैं? सम संख्याएं कहते हैं। जैसे कि यहाँ उदाहरण के लिए देख सकते हैं हम 2 4 8 6 26 30 32, अर्थात ये इनका भाग 2 से पूरा पूरा भाग जाती है। जैसे आप देख सकते हैं ये 26 दी हुई है ना, 26 दिया हुआ है यहाँ पर। 26 को हम 2 से भाग देते हैं, 2 के पहाड़े में आता है 26, 2 एकम 2, 2 तिया 6, अर्थात इसका भागफल कितना आ जाता है? 13, अर्थात इसमें शेषफल 0 बचता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम। इसके बाद देखते हैं हम विषम संख्याएं। विषम संख्या ऐसी संख्या है जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है। ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं। जैसे कि 1 3 5 11 17 19 40, ऐसी संख्याएं जो होती हैं 2 से बिल्कुल भाग नहीं आती, ये कहते हैं विषम संख्याएं कहते हैं। इसके बाद भी और आप जैसे डैश डैश दिया हुआ है यहाँ पर डॉट 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 डॉट, इसके बाद भी होंगे 41 होंगे 43 होंगे, जो भी विषम संख्या होंगे 1 3 5 7 9, ये जिनके भी इकाई संख्या में होंगे वो क्या होंगी? विषम संख्याएं ही होंगी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। जी हाँ, पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं वो संख्या है जिसमें प्राकृत संख्याएं, जैसा हमने पहले स्लाइड पर पढ़ी थी कि 1 से शुरू होने वाली जो भी संख्याएं होती हैं वो प्राकृत संख्या है, लेकिन पूर्ण संख्याएं तभी पूरी होंगी जब उसमें शून्य सम्मिलित हो। अर्थात प्राकृत संख्याओं में शून्य को मिलाने पर जो संख्याएं प्राप्त होती है उसे क्या कहते हैं? हम पूर्ण संख्याएं कहते हैं। जी हाँ, पूर्ण संख्याएं कहते हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ पर 0 से शुरू होता है 1 2 3 4 5 6 7, फिर डैश 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 आपका अनंत तक होती है। अनंत का सिंबल कैसा होता है? ये। जी आगे बढ़ते हैं अब हम। आपको पता होगा कि जो शून्य का आविष्कार हुआ था वो हमारे भारत देश में हुआ था। हमारे भारत देश के जो वैज्ञानिक थे आपके आर्यभट्ट, तो आर्यभट्ट ने ही शून्य का आविष्कार किया था। जब शून्य का आविष्कार किया था तो उस समय से ही 0 का इस्तेमाल करना शुरू हुआ था। आगे देखते हैं हम पूर्ण संख्या के बाद पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याओं के बारे में आप सभी परिचित होंगे कुछ ना कुछ। देखते हैं कि पूर्णांक संख्याओं में ऋणात्मक संख्याओं को भी सम्मिलित किया जाता है। किसे किया जाता है? अभी तक तो हम पढ़ रहे थे धनात्मक संख्या पढ़ रहे थे, बीच में 0 आ गया, फिर पूर्ण संख्या। फिर अब हम क्या करते हैं कि ये जो धनात्मक संख्याएं हैं, धनात्मक संख्या और आपका ये जो 0 है, ये तो सम्मिलित है ही, लेकिन इधर इस बार देखेंगे आप ये ऋणात्मक संख्या है, ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 ऋण 4 ऋण 5, ये सारी संख्याओं धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं को मिलाने पर जो संख्या बनती हैं ये क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या होती हैं। इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं? आई से। आई का फुल फॉर्म होता है इंटीजर। ध्यान दीजिए, इसका परिभाषा क्या कहता है कि पूर्णांक संख्याओं में ऋणात्मक संख्याओं को भी सम्मिलित करने पर जो संख्याएं प्राप्त होती हैं उन्हें क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। जी हाँ, ये करते लिखा हुआ है,
तो यहाँ पर आप कहते हैं, पढ़िएगा i+, ये i+ होता है जो धनात्मक संख्या है, जिसे हम i से प्रदर्शित करते हैं, जो धनात्मक है। धनात्मक संख्या वो होती है जिसमें धन का इस्तेमाल होता है, अर्थात जिसमें जो ऋणात्मक ना हो, इसे हम कहते हैं धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। ठीक, i- ये होती है आपकी जो ऋणात्मक संख्या होंगी, ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4, ऋण 5 आदि संख्याएं क्या कहते हैं हम, ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ पर शून्य न तो धनात्मक है और न ही ऋणात्मक है नहीं, लेकिन ये भी पूर्ण संख्याओं में आता है, पूर्णांक संख्याओं। आगे हम बढ़ते हैं, कुछ और जानते हैं इस बारे में। ध्यान दीजिए, जैसा कि पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या के बारे में हमने जो पढ़ा है, क्या पढ़ा था कि धनात्मक, जैसे कि सबसे पहले हमने पढ़ा, क्या पढ़ा, 1, 2, 3, 4, 5 से लेकर आपका जो होते हैं, ये आपका हो गया, आपका प्राकृत संख्या हो गया। जी हाँ, कौन संख्या हो जाएगी, प्राकृत संख्या हो जाएगी। और आपकी जो पूर्ण संख्या जो हो जाएंगी, आपका कहाँ से हो जाएंगे, 0 से आपका शुरू होती है, अर्थात यहाँ पर क्या मिल गया, 0, अर्थात जो 1 है, 2 है, 3, 4 आपका डैश डैश डैश, बीच में जो संख्या आ जाती है, क्या आ जाती है, 0 आ जाती है। ये 0 आ गया पूर्ण संख्या, लेकिन 0 से भी कुछ छोटे होते हैं जो कि ऋणात्मक संख्या होती हैं, तो उन ऋणात्मक संख्याओं को हम मिला देते हैं। ठीक है, और इस बार जो आपका अनंत होंगी, तो वो सारी संख्याओं को हम मिलाकर क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं। ठीक है, पूर्णांक संख्याएं। आ रहा है समझ में? ओके, क्या इसके बारे में कुछ डाउट है? तो आगे बढ़ते हम। अब हम चलते हैं भाज्य संख्याओं की ओर। भाज्य संख्या वो संख्या है जो खुद से और 1 से, इनके अलावा किसी अन्य संख्या से भी पूर्ण रूप से विभाजित हो जाती है, वो संख्या क्या कहलाएंगी, भाज्य संख्याएं कहलाएंगी। भाज्य संख्याओं को हम कहते हैं कंपोजिट नंबर्स। क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर्स। ध्यान दीजिए, आपको उदाहरण में दिया हुआ है, जैसे कि 4, 6, 8, 9, 10, ये संख्या वो संख्या है जो आपका 1 से तो भाग जाती हैं, ठीक है, जो 4 है 4 से भाग जाती हैं, इसके अलावा 2 से भाग जाती हैं, जी हाँ, खुद से जाती है, 1 से जाती है, और अन्य से किसी संख्या से भी चली जाती है। ठीक इसी तरह से अगर हम 6 की बात करें, ये 1 से जाती है, 6 से भी जाती है, लेकिन इसके अलावा और किससे जाती है, 2 से जाती है, 3 से जाती है। तो ये संख्या क्या संख्या होंगी, भाज्य संख्याएं होंगी, जिसके खुद के और 1 के अलावा दूसरे से भी गुणनखंड निकले या फिर गुणा हो जाए या भाग चले जाए। ठीक इसी तरह से 9, 9 तो 1 से भी जाती है ना, 3 से जाती है और 9 से जाती है, अर्थात खुद से जाती है, 1 से जाती है, इसके अलावा 3 से भी भाग चली जाती है। तो ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं, भाज्य संख्याएं कहते हैं। आइए बढ़ते हैं, हम कुछ और देखेंगे। वे संख्याएं जिनका एक व स्वयं के अतिरिक्त कम से कम एक और गुणनखंड होता हो, तो हम उसे क्या कहते हैं, भाज्य संख्याएं कहते हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ पर भाज्य संख्याओं में सम और विषम संख्याएं दोनों हो सकती हैं। जी हाँ, ध्यान दीजिए, यहाँ पर 4 दिख रही तो सम संख्या है, 12 भी सम संख्या है, 16 भी सम संख्या और 21 कौन सी संख्या है, विषम संख्या है। जो ये 21 है, ये किस किस से भाग जाती है, 1 से जाती है, 2 से जाती है नहीं, 3 से जाती है, 7 से जाती है, और किससे चली जाती है, 7 के अलावा 11 से, सॉरी 21 से जाती है। ठीक है, अर्थात खुद से और 1 से, उसके अलावा 3 से भाग गई, 7 से भी भाग गई,
अर्थात ऐसी संख्या क्या होंगी, भाज्य संख्या। जो किसी न किसी और संख्या से भाग जाती हो उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। आगे देखेंगे हम अभाज्य संख्याएं। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। जी हाँ, वे संख्याएं होती हैं जो स्वयं और एक के अलावा अन्य किसी संख्या से विभक्त या विभाजित नहीं होती हैं, उन्हें हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए दिया हुआ है 2, 3, 5, 7, ये जो संख्याएं हैं ये कौन सी संख्याएं हैं, ये सब अभाज्य संख्याएं होती हैं। ठीक है, 2 है, अब 2 सबसे, और एक बात कह दूं कि जो 2 है ये सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। क्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। ये, और रही बात 3, 5, 7, 11, ध्यान दीजिए अभाज्य संख्या सम संख्या में सिर्फ अकेला है जो 2 है। छोटी है अभाज्य संख्या और सम संख्या है, इकलौता ऐसा सम संख्या है जो अभाज्य संख्या है, वरना जितनी भी सारी संख्याएं हैं वो सारी संख्याएं विषम संख्या ही हैं जो अभाज्य संख्या होती हैं। जैसे कि 3 हो गया, 7 हो गया, 11, 13, 17, 17 के बाद और हम क्या लिख सकते हैं, 17 के बाद हम लिख सकते हैं 19 लिख सकते हैं, है ना। 21 आएगा क्या, नहीं आएगा। 23 आएगा, 25 आएगा, 25 तो 5 से भाग जाती है, 27 3 से भाग जाती है, 9 से भाग जाती है। फिर 29 आता है ना, 29 है, 31 है, उसके बाद हम 37 लेते हैं, 41 लेते हैं, 43 लेते हैं। तो ठीक इसी तरह से और भी जो संख्याएं होंगी वो सारी संख्याएं क्या कहलाएंगी, अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। नोट, एक चीज दिया हुआ है, एक जो संख्या है न तो अभाज्य संख्या है और न ही भाज्य संख्या है, तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे कहेंगे सहभाज्य संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे, सहभाज्य संख्या। आइए हम आगे बढ़ते हैं कुछ और। एक से बड़ी ऐसी प्राकृतिक संख्या जो एक या स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो। ध्यान दीजिए, जहां हमने पढ़ा था पिछले स्लाइड पे, एक के अतिरिक्त देखो कितनी सारी संख्या दी हुई यहाँ पर, 2, 3, 5, 7, 11 दी हुई है ना। ठीक इसी तरह से 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61। ठीक इसी तरह से और भी जो संख्याएं होंगी, ये सारी संख्याएं किसी अन्य संख्या से भाग नहीं जाती हैं। ये संख्याएं सिर्फ एक से भाग जाती हैं और खुद से भाग जाती हैं। ध्यान दीजिए, जैसे कि मैंने पहले बताया था कि प्रथम अभाज्य संख्या 2 है और वो अभाज्य संख्या सम संख्या भी है। केवल प्रथम संख्या ऐसे अभाज्य संख्या जो सम संख्या है। प्रथम अभाज्य संख्या के अलावा अन्य सभी अभाज्य संख्या जो भी होंगी क्या होंगी, विषम संख्या होंगी। ध्यान दीजिए, कौन सी संख्या होंगी, विषम संख्या होंगी। संख्या 1 न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है, तो वो कौन सी संख्या है, वो सहभाज्य संख्या है। ठीक है, सहभाज्य संख्या है। आइए देखते हैं कुछ और जानते हैं। सहभाज्य संख्या, ध्यान दीजिए, सहभाज्य नहीं सहअभाज्य संख्या है। दरअसल हमने सहभाज्य संख्या तो जान लिया कि एक है, न वो भाज्य न अभाज्य है, तो सहभाज्य संख्या क्या हो, एक है। ध्यान दीजिए, इस संख्या में ऐसा दिया हुआ है कि कम से कम 2 अभाज्य संख्याओं का ऐसा समूह। ध्यान दीजिए, अभाज्य संख्याओं का समूह जो किसी और संख्या से भाग नहीं जाती हो या फिर किसी और संख्या का महत्तम समापवर्तक नहीं है, सिर्फ उनका HCF जो या फिर महत्तम समापवर्तक है 1 होता हो, तो ऐसी संख्याओं को जो समूह में हो, सामूहिक रूप में हो, ऐसी संख्याओं को हम सहअभाज्य संख्या कहते हैं। उदाहरण में आप देख सकते हैं, जी हाँ, एग्जाम्पल दिया हुआ है 5, 7, और 5 और 7 जो है क्या किसी और संख्या से भाग जाती है
क्या इसका महत्तम समापरता कुछ और है? जी नहीं। ये जो 5 है ये खुद से भाग जाती है, और जो 7 है ये खुद से भाग जाती है, और जो है कि इस और ये 1 से भाग जाती हैं दोनों संख्याएं। जाहिर सी बात है, मतलब कोई और संख्या ना हो करके ये सिर्फ एक संख्या से भाग जाती हो, एक ही संख्या से, उसे हम कहते हैं सअभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक इसी तरह से हम 2 और 3 में देख सकते हैं, ये किसी और संख्या से भाग तो नहीं जाती है, अर्थात कि इसका महत्तम समापवर्तक है वो कोई और ना होकर क्या है, सिर्फ इनका एक है। क्या है? महत्तम समापवर्तक। जी मैंने शॉर्टकट में लिखा है, म स का मतलब होता है महत्तम समापवर्तक। आगे और इसमें कुछ और उदाहरण भी देख सकते हैं, जैसे कि आपका हो गया 17, 19, हम ये भी देख सकते हैं 23। 2 से अधिक संख्या है नहीं, कम से कम 2 संख्या ऐसे हों जो मतलब ऐसा समूह जिसका महत्तम समापवर्तक 1 हो। ध्यान दीजिए 17, 19, 23 में, अब बताओ क्या इनका महत्तम समापवर्तक है? क्या है इनका महत्तम समापवर्तक? देखो 17 भी 1 से भाग जाता है, 19 भी, 23 भी। कोई ऐसी संख्या नहीं है जिसकी पूरी तरह से डिवाइड हो, तो वो संख्या क्या होगी? इसका HCF अर्थात म स बराबर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम। ध्यान दीजिए यहाँ पर कुछ लिखी हुई है, जब 2 या 2 से अधिक संख्याओं में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो अथवा जिसका महत्तम समापवर्तक 1 हो, वे एक साथ सअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे ध्यान दीजिए 4 और 9। यहाँ पर एक बात आई, पिछले स्लाइड में मैंने पढ़ा था कि वो तो अभाज्य संख्याएं थी, लेकिन यहाँ पर भाज्य संख्याएं भी हैं। ध्यान दीजिए 4 जो है भाज्य संख्या, 9 भी भाज्य संख्या है, लेकिन ये इनका जो महत्तम समापवर्तक है, अब 4 है 2 गुणित 2 होते हैं, है नहीं। 9 का क्या होता है? 3 गुणित 3 होता है, लेकिन दोनों में से ऐसा कोई कॉमन दिखाई नहीं दे रहा है नहीं। कॉमन तो दिखाई नहीं दे रहा है। हम इसको ये कह सकते हैं कि 4 1 से भाग जाता है, 2 से भाग जाता है, 4 से भाग जाता है। 9 जो भाग जाता है 1 से भाग जाता है, 3 से भाग जाता है, 9 से भाग जाता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए यहाँ पर कि 9, 3, 2, 4, ये तो दोनों में कॉमन नहीं है, तो कॉमन क्या है हमारे सामने? कॉमन हमारा है 1। ध्यान दीजिए कौन सा कॉमन है? 1 कॉमन है। ठीक है, तो जिसका कॉमन 1 है तो उसी को हम कहेंगे HCF बराबर 1। HCF का मतलब होता है महत्तम समापवर्तक। HCF का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जी हाँ, उसी तरह से हम देखते हैं 12 और 25 में देखते हैं। 12 और 25, 12 किससे किससे भाग जाता है? 1 से जाता है, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से और खुद 12 से जाता है। ठीक इसी तरह से 25 का देखेंगे, 1 से जाता है, 5 से जाता है और 25 से भाग जाता है नहीं। तो हम इसका कॉमन फैक्टर कैसे निकालेंगे? अब 12 तो है नहीं, 25 है नहीं, दोनों में 6 भी नहीं है, 4 भी नहीं है, 3 नहीं है, 5 भी नहीं है, 2 नहीं है, तो सबसे जो कॉमन फैक्टर क्या लग रहा है हमारा? 1 लग रहा है ना। और 1 लग रहा है तो इसका मतलब इसका महत्तम समापवर्तक क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो ऐसे ही जोड़ी वाली संख्याओं को हम क्या कहते हैं? सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं या असहभाज्य। ठीक है, ध्यान दीजिए यहाँ पर 8, 9, 12 है, यहाँ पर भी कॉमन नहीं है, क्योंकि 2 सम संख्या है और 1 विषम संख्या है, तो ऐसे में तीनों का जो महत्तम समापवर्तक होगा वो भी 1 होगा, क्योंकि अब 2 की तो जोड़ी बन जाएगी, लेकिन 1 की तो जोड़ी नहीं बनेगी, 1 तो विषम संख्या है नहीं, और विषम संख्या से विषम संख्या से भाग जाती है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं हम। परिमेय संख्या, ध्यान दीजिए परिमेय संख्या जिसे इंग्लिश में कहते हैं रैशनल नंबर्स, वे संख्याएं जिन्हें p बटे q के रूप में लिखते हैं। किसके रूप में लिखते हैं हम? p बटे q के रूप में। ध्यान दीजिए यहाँ पे लिखी हुई है, ये हो गया आपका p बटे q। ठीक है, जहाँ पर p और q क्या है? पूर्णांक है। पूर्णांक का बारे में मैंने पहले ही बता दिया था,
पूर्णांक वो संख्या है जिसमें ऋणात्मक भी होते हैं, जीरो भी होते हैं और धनात्मक भी होते हैं। ठीक है, ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं। और जो q का मान है, ध्यान दीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है q का मान 0 नहीं होना चाहिए। अगर हम p बटे q लिखते हैं तो जैसे कि p का मान 1 है तो q का मान 0 नहीं होना चाहिए, तो ऐसी संख्याएं परिमेय संख्या नहीं कहलाएंगी। अगर हाँ 0 बटे 1 दी हुई हो तो ये परिमेय संख्याएं कहलाएंगी। ठीक है, ध्यान दीजिए यहाँ पर ये दिया हुआ आपके सामने उदाहरण के लिए 3/5 दी हुई है, दिख रहा है आपको। 5/6 अर्थात भिन्न संख्याएं, वो भिन्न संख्याएं, सारी भिन्न संख्याएं परिमेय संख्या हो सकती हैं, लेकिन कुछ संख्याओं को छोड़कर। ध्यान दीजिए 4 ये भी परिमेय संख्या हो सकती है, क्योंकि ये परिमेय संख्या के रूप में तो नहीं है, भिन्न संख्या के रूप में नहीं है, लेकिन हम 4 को 4/1 लिख सकते हैं। जी बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक इसी तरह से 1.77 दी हुई है, 1.77 दी हुई है, क्या यह परिमेय संख्या है? जी बिल्कुल परिमेय संख्या है। ऐसी दशमलव संख्याएं जो दशमलव के बाद 2 अंक हैं, अर्थात ये शांत दशमलव है, 7 के बाद रुक गया, तो ये संख्या क्या हो जाएंगी? परिमेय संख्या होंगी। अर्थात हम इसको अगर दशमलव को हम दशमलव हटा देते हैं, भिन्न के रूप में लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे? 1.77 दिया हुआ है, अब हम क्या करेंगे? ये जो दशमलव दिया हुआ है इसके नीचे 1 लिखेंगे तो दशमलव हट जाएगा, है नहीं। उसके बाद दशमलव के बाद 2 अंक हैं, तो हम क्या करेंगे? 2 जीरो डाल देंगे, तब ये जो दशमलव दिख रहा है ये दशमलव क्या हो जाएगा? हट जाएगा, है नहीं। तब हम क्या पढ़ेंगे? इसको 177/100 पढ़ेंगे। ठीक है, तो ऐसी संख्याओं को हम क्या कह सकते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। ध्यान दीजिए यहाँ पर, इसमें तो पढ़ा हमने कि दशमलव के बाद जो 2 अंक हैं और 7 पर आकर वो रुक गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर 2.3 बार का मतलब क्या होता है? बार का मतलब जो शांत नहीं होती है नहीं, लेकिन ये आवर्ती है। क्या है? आवर्ती है। ये जो बार बार आ रहा है, एक ही संख्या बार बार आ रही है, इसका मतलब ऐसी संख्याओं को हम क्या कह सकते हैं? परिमेय संख्या ही कहेंगे। ठीक है, आगे हम कुछ प्रश्नों के माध्यम से जानेंगे जो इस चीज को प्रदर्शित करेगी कि कौन सी संख्या परिमेय संख्या है और कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है। ध्यान दीजिए यहाँ पर जो रिपीट हो रहा है, बार बार आ रहा है दशमलव के बाद, है नहीं, वही संख्या रिपीट हो रही है, और रिपीट होने वाली संख्याओं को हम क्या कहते हैं? जो दशमलव के बाद रिपीट हो रही हो, तो ऐसी संख्याओं को हम कहते हैं परिमेय संख्या कहते हैं। इन्हें भी हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में दर्शाया जा सकता है उसे क्या कर सकते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे कि 3/5, 7/9। ध्यान दीजिए यहाँ पर प्रत्येक पूर्णांक संख्याएं लिखी हुई है ना, प्रत्येक पूर्णांक संख्याएं एक परिमेय संख्या है। जी बिल्कुल है। परिमेय पूर्णांक संख्या कौन सी होती है आपको पता होगा। चलिए मैं अगली स्लाइड जो है वो पूरा कागज है, तो हम वहां पर समझाते हैं। ध्यान दीजिए परिमेय संख्या, सबसे पहले तो परिमेय संख्या जो होती हैं, ये जो पूर्ण संख्या है, ठीक है, आपका जो पूर्ण संख्या है 0, 1, 2, ये सारी संख्या है ना। प्राकृत संख्या तो है ही, प्राकृत संख्या भी है, ये भी किसमें आती है? परिमेय संख्या में आती हैं। उसके बाद ध्यान दीजिए ये जो हमने पीछे पढ़ा था पूर्णांक संख्या, ये जो 0 के बाद इधर 1, 2, 3 ये जो आ रही है ना, उसके बाद इधर -1, -2, -3, उसके बाद फिर डैश डैश, ये सारी संख्याएं भी किसमें होंगी? परिमेय संख्या में ही आएंगी, क्योंकि हम इन संख्याओं को भिन्न के रूप में या फिर p/q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, अगली बात जो है दशमलव वाली बात है। जो दशमलव संख्या है, ध्यान दीजिए, जो दशमलव संख्या है
अर्थात दशमलव के बाद, जैसे कि 1.7 पढ़ा हमने, अर्थात दशमलव के बाद ये जो है शांत दशमलव है, 7 के बाद रुक गया, है नहीं। ठीक इसी तरह से हमने जो पढ़ा था 1.3333 इस टाइप की जो रिपीट हो रही है, कंटिन्यू आ रही है नहीं, इसे भी हम क्या कहेंगे, दशमलव संख्या में कहेंगे जो परिमेय संख्या। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख देते हैं, यहाँ पर बार लगा देते हैं, ठीक है। ठीक उसी तरह से ऐसी कुछ संख्या जो बड़ी संख्या है, जो कभी कभी शांत ही नहीं होता है, जैसे कि हम ले लेते हैं 1.06 06 06 06। अब इसी तरह 06 आता रहेगा, है ना। ये संख्याएं क्या हो रही हैं, यहाँ पर 06 है 06 है, ये क्या हो रहा है, रिपीट हो रही हैं, है नहीं। तो रिपीट हो रही हैं तो उसको हम क्या कर सकते हैं, 1.06 का बार, है नहीं। तो ये संख्या भी क्या होगी, परिमेय संख्या होगी, ठीक है। और रही बात की जो p/q है, जो भी संख्या हम भिन्न के रूप में लिखें, जैसे कि 1/2 हो गया, 3/4 हो गया, 17/21 हो गया, ऐसी संख्या जो भी हो वो सारी संख्या क्या होंगी, परिमेय संख्या के अंतर्गत हम कहेंगे, ठीक है। और भी और क्या कर सकते हैं, हाँ, जैसे कुछ वर्गमूल है, ध्यान दीजिए, कुछ वर्गमूल संख्या है। कौन सी संख्या हो सकती है, जो एक परफेक्ट स्क्वायर है, मतलब पूर्ण वर्ग संख्या है, जैसे कि √4 वर्गमूल 4 हो गया, है नहीं, 9 का वर्गमूल हो गया, 16 का वर्गमूल हो गया, 25 का वर्गमूल हो गया। ऐसी संख्या क्या होंगी, परिमेय संख्या होंगी। परिमेय संख्या क्यों होगी, क्योंकि देखो 4 का वर्गमूल क्या होता है, 2 होता है, 9 का वर्गमूल क्या होता है, 3, 16 का वर्गमूल 4, 25 का वर्गमूल 5। ठीक इसी तरह जो परफेक्ट स्क्वायर अर्थात जो पूर्ण वर्ग संख्या है, तो ऐसी संख्याओं का जो वर्गमूल होता है वह संख्या भी किस में आता है, परिमेय संख्या में आता है। ध्यान देंगे, ऐसी संख्या भी किस में आती है, परिमेय संख्या में आती है। ये सारी संख्याएं किसमें होंगी, परिमेय संख्याओं में गिनी जाएंगी, ठीक है। इसको ध्यान दीजिएगा, ये चीज बहुत नोटिस करने वाली बात है। हम अगले आने वाले जो स्लाइड है उसमें बताएंगे कि प्रश्न के माध्यम से आपको परिमेय और अपरिमेय संख्या को पहचानना है, क्या वाकई में परिमेय संख्या है, और यहीं से आपको ये चीज पता चलेगा कि दशमलव वाली जो संख्या है आपके वर्गमूल वाली संख्या में कौन सी है, आपका ऋणात्मक है, धनात्मक है या जीरो है, ये कौन संख्या परिमेय संख्या, ये सारी संख्या आपकी परिमेय संख्या है, ठीक है। चलो हम आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिए, अब आता है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या वह है जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते। ध्यान दीजिए, हम किसके रूप में नहीं लिख सकते, हम p/q दिया हुआ है ना, इस रूप में हम नहीं लिख सकते। और p और q पूर्णांक है तथा q का मान 0 नहीं होना चाहिए। ऐसी संख्या क्या होती हैं, अपरिमेय संख्या कहलाती है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर 2 का वर्गमूल, चूंकि जो 2 है, 2 जो है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, अर्थात पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक 15 भी है जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, लेकिन इसका वर्गमूल है। और ऐसी संख्याओं का वर्गमूल जब भी निकालते हैं, तो ऐसी संख्या का वर्गमूल कैसे निकालते हैं, भाग विधि से निकाल सकते हैं ना। तो भाग विधि संख्या मतलब विधि से निकालेंगे तो जिसको वर्गमूल दशमलव में आएंगे, जो कभी खत्म ही नहीं होते हैं, है नहीं। ठीक इसी तरह से आपका वर्गमूल 3, ये भी जो है इसका भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं मिली, या फिर इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं मिलता है नहीं। 5 का घात 1/3 दिया हुआ है, ध्यान दीजिए, 5 का घात 1/3 दिया हुआ है। इसको हम क्या कह सकते हैं, ये जो 3 है, 3 को हम क्या करेंगे, हर वाली संख्या को इधर ले आएंगे, ठीक है, और 5 को हम इधर ले आएंगे। क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, जी बिल्कुल लिख सकते हैं। जिस तरह से हम 5 का घात 1/2 है, उसको वर्गमूल 5 लिख सकते हैं ना, क्योंकि देखिए इसके सामने 2 है, और चूंकि 2 को हम नहीं लिखते हैं, है नहीं, वर्गमूल है तो 2 जो सामने रहता है इस संख्या को हम नहीं लिखते हैं, है नहीं, तो वो संख्या ऐसे बन जाती है। ठीक इसी तरह से ये जो दिख रहा है, मान लो कोई भी संख्या ऐसी है
जैसे कि कोई 10 का घात आपका दिया हुआ है, 1/5 दिया हुआ है, तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं? ये आपका पंचमूल हो जाएगा। ठीक। और ऐसी जो संख्याएं होती हैं वो क्या होती हैं? अपरिमेय संख्या होती हैं, जिसका पूर्ण उसका स्क्वायर रूट नहीं होता। यहाँ पर एक और संख्या दी हुई है, ध्यान दीजिए। ये जो पाई सिंबल दिया हुआ है ना, पाई का मान जानते हैं आप? पाई का मान होता है 22/7। मैं आने वाले स्लाइड में उसके बारे में अच्छी तरह से बताऊंगा कि पाई अपरिमेय संख्या क्यों है। चलो आगे बढ़ते हैं। वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है, अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। जैसे पाई √2, √5, √7, अर्थात इसको हम √ इसलिए कहते हैं, इस शॉर्ट फॉर्म में आप इसमें ये भी कह सकते हैं कि 2 का वर्गमूल, 5 का वर्गमूल, 7 का वर्गमूल, है ना। इसमें एक चीज और दी हुई है कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई का मान आप जानते हैं, पाई जो होता है, आपने ये तो देखा होगा रेखा गणित में या ज्यामिति में, आपने वृत्त के बारे में पढ़ा होगा। वृत्त के बारे में जब एक छोर से दूसरी छोर पर जाती है ना, ये सबसे बड़ी जीवा भी कहलाती है और इसे व्यास कहते हैं। जो केंद्र बिंदु से स्पर्श करते हुए जाए, ऐसी रेखा को हम क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। और ये जो व्यास है, ध्यान दीजिए, व्यास और ये जो परिधि दिख रहा है आपको, परिधि, ये चारों ओर जो होता है ना, ये इसके परिधि का मान होता है आपका 22 सेंटीमीटर होता है, और जो व्यास का होता है 7 सेंटीमीटर होता है। और ये जो इसका अनुपात जो होगा, अनुपात 22/7, चाहे कोई सा भी जो वृत्ताकार हो, वृत्ताकार जैसे कि आपका चूड़ी कंगन हो गया, आपका रस्सी हो गया, आपका रिंग जानते हैं ना, साइकिल का जो चक्का होता है, गाड़ी का चक्का होता है, ये सारे का जो भी इनका व्यास और परिधि का अनुपात होता है, वो कितना होता है? 22/7 होता है। और ध्यान दीजिए, 22/7 चूंकि ये भिन्न संख्या है, तो ये परिमेय संख्या है। लेकिन 22, ये जो पाई का मान है, अपरिमेय क्यों है? अब ध्यान दीजिए, अगर आप 22 को 7 से भाग देते हैं, है नहीं, 7 से भाग देते हैं, तो कितना आता है? 7 या 21, एक बच गया, दशमलव लगाओ, शून्य लगी, 7 एकम 7, 3 बची, फिर इसके बाद दशमलव में है 0 उतार दो, 7 चौक 28। मतलब ये जो संख्या है कभी खत्म ही नहीं होगी। बच गया 2, 0 उतार दो, 7 दूनी 14। ठीक है, मतलब इस तरह से पूरा ये खत्म होता ही नहीं है ना। और ये मतलब अनगिनत, मतलब ये अशांत दशमलव है। क्या दशमलव कह सकते हैं? अशांत दशमलव है। और ये जो संख्याएं हैं, एक दूसरे को रिपीट नहीं करती हैं। क्या नहीं करते? रिपीट नहीं करती हैं। आवर्ती नहीं, ये अनावर्ती है। अनावर्ती दशमलव या शांत दशमलव जो कह सकते हैं, जो कभी शांत भी नहीं होती और अनावर्ती है नहीं। तो इसीलिए हम इस संख्या को क्या कहते हैं? पाई को अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है। एक और जो संख्या है जिसको कहते हैं एक्सपोनेंट कहते हैं, ये ई भी क्या है? अपरिमेय है। इसको इंग्लिश में कहते हैं क्या कहते हैं हम? यूलर। क्या कहते हैं? यूलर कहते हैं। आप इसको पढ़ेंगे ना, गूगल में जाके पढ़ सकते हैं। और आप जैसे कि बड़े क्लास में जाएंगे ना, तो ई के बारे में आप पढ़ेंगे कि ई का मान कितना होता है। वो भी दशमलव में आता है, लेकिन ऐसा दशमलव जो कभी खत्म ही नहीं होता, वो भी पाई की तरह ही होता है। ठीक है, चलो आगे हम बढ़ते हैं। अपरिमेय संख्या, जो संख्या p/q के रूप में न हो, जहां p और q पूर्णांक है। ध्यान दीजिए, p और q क्या है? पूर्णांक है। और q का मान 0 नहीं होना चाहिए। जैसे कि यहाँ ध्यान दीजिए, √5, √8, √15, √7/4 या 7/4, आपके ये अल्फा है, बीटा, गामा, थीटा। और ध्यान दीजिए यहाँ पर जो 10 दिया हुआ है ना, ये 10 दरअसल ये √10 है, √15 है। तो ऐसी संख्याओं का क्या है? वर्गमूल नहीं होता, और वर्गमूल जो होता है वो दशमलव में निकलता है।
इसीलिए जिस संख्या का भी वर्गमूल दशमलव में निकले तो वह संख्या अपरिमेय संख्या होगी। ध्यान दीजिए, कुछ नोट दिए हुए हैं यहाँ पर। अपरिमेय संख्याएं कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होती। ध्यान दीजिए, दो परिमेय संख्याओं का योग बराबर परिमेय संख्या होगा। दो परिमेय संख्याओं का योग, परिमेय संख्या आप जानते हैं, जैसे कि आप 3 धन 2 ले लो तो कितना आता है, 5 आएगा। ठीक है ना, तो ये भी परिमेय संख्या है, दो भी परिमेय संख्या है, तो इसका जो उत्तर है 5 होगा, तो 5 भी परिमेय संख्या होगी। और ध्यान दीजिए, परिमेय संख्या जैसे कि भिन्न संख्या होती हैं, 1/2 धन 3/4, तो ऐसी संख्या को जोड़ने के लिए क्या करते हैं हम, आप तिर्यक गुणा कर दो। तिर्यक गुणा तो आपको पता होगा, है ना। ये आपको देखो 4 एकम 4, ये आपका हो गया 2 तिया 6। अब इसको गुणा कर दो, 4 दूने 8। अब 4 6 कितना होता है, 10। नीचे का कर दो 8, इसको जोड़ घटाव भी कर दो आप, मतलब गुणा भाग कर दो। कितने से भाग जाएगा, 2 से भाग जाएगा। ये 2 चौका 8, 2 पंचे 10। आखिरी में उत्तर हमारे कितना आया, 5/4। ध्यान दीजिए, 1/2 भी हमारा परिमेय संख्या था, 3/4 परिमेय संख्या था, और हमारा उत्तर कितना आ गया, 5/4। तो ये 5/4 में हमारे क्या है, परिमेय संख्या होगा। इसके बाद हम लेके चलते हैं, दो परिमेय संख्याओं का गुणा परिमेय संख्या होगा। जाहिर सी बात है, अगर हम 1/2 गुणा 3/4 ही कर देते हैं तो उसका गुणा कितना होगा, 1 गुणा 3, 2 गुणा 4 बराबर 3 एकम 3 और 4 दूने 8। ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये भी संख्या परिमेय संख्या है 1/2, और 3/4 भी परिमेय संख्या है। इन दोनों को गुणा किया तो हमारे पास उत्तर क्या है, 3/8, और 3/8 क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक इसी तरह से देखेंगे आगे, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग हमेशा क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। जैसे कि आप देख रहे हैं, परिमेय संख्या मान लो ये आपका ये 3 है, अब इसका योग किसके साथ होता है, अपरिमेय के साथ होता है, तो क्या ये जुड़ेगा, नहीं जुड़ेगा। तो ऐसी संख्या को हम क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या ही कहेंगे। और यहाँ पे ध्यान दीजिए, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणा अपरिमेय ही होगा। तो इसके लिए भी हम कह सकते हैं, माने कि 2 और इसका गुणा होता है ना, तब क्या होगा, 2√3, अर्थात 2 गुणे 3 का वर्गमूल, ये हम कह सकते हैं। लेकिन ये जो है, ये जो कथन है, एक मायने में ये गलत सिद्ध करता है। हम आपको बता देते हैं, जो एक एक्सेप्शन अपवाद है, वो चीज अपवाद किस मामले है, ये कथन को आप पढ़िएगा, कुछ मामले तक ये तो सही है कि परिमेय और अपरिमेय संख्या का जो गुणा होता है अपरिमेय होता है, ठीक है। लेकिन क्या, आगे वाले स्लाइड पे देखते हैं, चलो हम अगली स्लाइड पे देखते हैं इसी चीज को ही। लेकिन क्या आपको पता है कि वो जो संख्या है, जैसे कि एक संख्या है आपका परिमेय संख्या, मान लेते हैं हम 0 है। अब 0 का गुणा हमने किसी अपरिमेय संख्या से कर दिया तो क्या होगा, इसका मान 0 होता है। अब 0 क्या है, परिमेय संख्या है नहीं। ये एक ऐसा एक्सेप्शन है, क्या कह सकते हैं इसको, एक्सेप्शन, इसे हम कह सकते हैं एक्सेप्शन, है नहीं। और दूसरी स्थिति में आपको पता है, जैसे मैंने बताया था, 3 को अगर हम √3 से गुणा करेंगे तो 3√3 निकलेगा, अर्थात जो कि ये क्या संख्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं हम। इसके पिछली स्लाइड पे जैसे मैंने बताया था कि हम आपको कुछ प्रश्न देंगे, कुछ सोचने का समय देंगे, और यह प्रश्न हमें ये पहचान करने का पहचान करने का मौका देता है कि मतलब हम इसे पहचान कर सकते हैं कि कौन सी संख्या परिमेय संख्या, कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर सबसे पहले नंबर पे जो दिया हुआ है 432, क्या दिया हुआ है, 432 दी हुई है। अब ये 432 कौन सी संख्या है, आप बताइए। जी हाँ, ये जो 432 है वो क्या होगी, वो
परिमेय संख्या होगी। क्या होगी? परिमेय संख्या होगी। हम लिख देते हैं यहाँ पर पा। ठीक है। अब नीचे जो संख्या दी हुई है ऋण 325, चूंकि ये प्राकृत संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है, लेकिन ये पूर्णांक संख्या है। अब पूर्णांक संख्या में तो धनात्मक भी होते हैं, जीरो भी होते हैं और ऋणात्मक संख्या भी होते हैं, तो इसलिए ये संख्या क्या हो जाती है? परिमेय संख्या होगी। ठीक है। अब आने वाली जो संख्या जो तीसरे नंबर के देखिए 8.429, दशमलव वाली जो संख्या भी है, जो 429, 9 के बाद आगे तो नहीं है, डैश 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 तो नहीं है नहीं, मतलब 9 के बाद ये रुक गया है, 9 के बाद रुक गया, तो ये संख्या क्या कहलाएगी? परिमेय संख्या कहलाएगी। अगला देखते हैं √8। ध्यान दीजिए, ये √8 जो होता है √8 होता है, या फिर 8 का वर्गमूल कह सकते हैं। क्या 8 एक पूर्ण वर्ग संख्या है? ध्यान दीजिए, 8 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्योंकि पूर्ण वर्ग संख्या में तो सबसे पहले छोटी संख्या जो होती है 1 होती है। 1 है, 4 है, 9 है, 16 है, 16 का तो 25, 25 के बाद आप इसे पता लगा सकते हैं 36, 36 के बाद 49, 49 के बाद आपका कौन सा आता है? 64, 64 के बाद आपका 81 आता है, फिर 100 आता है। तो ऐसी संख्या जो होती है पूर्ण वर्ग संख्या है, मतलब उसका वर्गमूल निकल सकता है, और वर्गमूल आपका धनात्मक संख्या होती है नहीं, मतलब पूर्णांक संख्या होती है। और जबकि √8 है, इसका वर्गमूल किस में आता है? दशमलव में आता है। कितने में आता है? दशमलव में आता है। तो इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे हम? अपरिमेय संख्या कहेंगे। ठीक है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर √0.4 दिया हुआ है, अर्थात 0.4 का वर्गमूल दिया हुआ है। क्या ये परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है? ध्यान दीजिए इसको, मैं आपको बताता हूँ क्या एक अपरिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि हम आपको बताते हैं इसका बराबर क्या हो जाता है। क्या हम इसको 4/10 के रूप में लिख सकते हैं? लिख सकते हैं भाई, 0.4 है नहीं, 4/10 तो होगा ना, क्योंकि दशमलव के बाद एक अंक है, तो इसलिए हर में क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। कि 4/10 है, चलो इसको हम जोड़ भाग करते हैं, गुणा भाग करते हैं, तो ये जो घटता है या कटता है 2 से भाग जाएगा, आपका 2 से भाग जाएगा तो कितना होगा? ये हो जाएगा आपका 2 दूने 4, और इधर का हो जाएगा 2 पंचे 10, अर्थात आपका √2.5 ये संख्या आ रहा है। अर्थात इस संख्या को हम क्या कहेंगे? अब इसको दशमलव लिखेंगे तो ये वही आएगा 5/5 है नहीं। तो ये संख्या क्या होती है? इसका पूर्ण वर्ग संख्या नहीं निकलता है नहीं, मतलब इसका पूर्ण वर्गमूल जो निकल रहा है इसका दशमलव में आएगा इसका। ठीक है। तो इसीलिए ये क्या कहलाएगा? अपरिमेय संख्या कहलाएगा। ठीक है। ध्यान दीजिए, इसको हम बोल सकते हैं अपरिमेय, क्योंकि इसका वर्गमूल नहीं हटा। अब जिसका वर्गमूल हट जाएगा वही संख्या परिमेय संख्या होगा। ध्यान दीजिए, इस संख्या में देखिए ये जो लिखा हुआ है 0.04 दी हुई है, इसको हम इसको भिन्न संख्या में लिखते हैं तो 4/100 लिख सकते हैं। 100 इसीलिए क्योंकि दशमलव के बाद 2 संख्या दी हुई हैं, और जो 4 है ये भी पूर्ण वर्ग संख्या है, 100 भी पूर्ण वर्ग संख्या है नहीं है। मान लो चलो इसको भाग देते हैं, 4 एकम 4, 4 पच्चीसम 100, अर्थात 1/25 है ना। एक जो है पूर्ण वर्ग संख्या 1 का है नहीं, और 25 जो है 5 का है। देखो ये वर्गमूल से बाहर आ गया, अर्थात ये कौन सी संख्या हो जाएगी? परिमेय संख्या होगी। ठीक है। ये कौन सी संख्या हो जाएगी? परिमेय संख्या हो जाएगी। अगला देखते हैं जीरो। जीरो के बारे में मैंने पहले बताया था, क्योंकि ये पूर्णांक संख्या है इसलिए ये कौन संख्या होगी? परिमेय संख्या होगी। 3/4 ये भी कौन संख्या है? परिमेय संख्या होगी। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर 90 नंबर का जो सवाल है 5.252525, चूंकि उसके बाद डैश 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 है। क्या है? डैश 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 है। चूंकि यहाँ पर जो 2525 लिखा हुआ है ना, ये रिपीट हो रहा है। क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। इसको हम लिख सकते हैं 5.25 का बार लिख सकते हैं। जी हाँ, लिख सकते हैं।
तो इसीलिए ये संख्या क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या होगी। पाई को मैंने पहले बता दिया था, पाई का मान 22/7 होता है। जब इसका हम उत्तर निकालेंगे, इसका भागफल निकालेंगे, तो 3.14234 ऐसे कुछ आता है, जो बहुत लंबा होता है और ये कभी शांत नहीं होता है, और न ही इसका जो दशमलव के बाद की संख्या वो रिपीट करता है, और बिल्कुल रिपीट नहीं करता है। तो इसीलिए ये संख्या क्या कहलाएगी, अपरिमेय संख्या कहलाएगी। ठीक है, ये संख्या क्या कहलाएगी, अपरिमेय संख्या कहलाएगी। अब ध्यान दीजिए इस सवाल पे, ये सवाल है √3 धन √5 का होल स्क्वायर, अर्थात पूरे का वर्ग। तो इस संख्या को हम इसमें समझ सकते हैं, इसके बराबर, क्या आपको ये सूत्र पता है? अगर इसका सूत्र पता है आपको तो आप बना सकते हैं। a का मान हो गया √3 और b का मान हो गया √5, अर्थात 3 का वर्गमूल 5 का वर्गमूल। ठीक है, और इसका जो सूत्र होता है क्या होता है, a वर्ग धन 2ab धन b वर्ग, यही होता है। चलो हम इसके निकाल लेते हैं। a का वर्ग अर्थात 3 का वर्गमूल का वर्ग जो होगा 3 होगा, है नहीं। फिर 2 गुणा √3 गुणा √5 धन 5, क्या b का मान है, तो ये 5 हो जाएगा। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, 3 5 8 धन 2 गुणित √15, अर्थात जो वर्गमूल जो दिख रहा है ना, ये वर्गमूल नहीं हट रहा है, ये 15 का वर्गमूल। तो इसीलिए क्या कहलाएगा, ये संख्या भी अपरिमेय संख्या कहलाएगा। ठीक है, लेकिन ये जो संख्या दी हुई है, देखिए ध्यान से, ये तो कौन सा सूत्र है आपको पता होगा, ये जो सूत्र है, ध्यान दीजिए, a धन b a ऋण b बराबर क्या होता है, a स्क्वायर ऋण b स्क्वायर। ध्यान दीजिए यहाँ पर, अगर इसका मान रखेंगे हम तो क्या होगा, √3 का स्क्वायर √5 का स्क्वायर, अर्थात 3। ठीक है, 3 हो गया आपका, ऋण 5 हो गया, बराबर कितना हो जाएगा, ऋण 2। ऋण 2 है, अर्थात ये पूर्णांक संख्या है, और जो पूर्णांक संख्या है इसीलिए ये कौन सी संख्या हो जाएगी, ये परिमेय संख्या होगी। ठीक है, क्या संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। ऋण 8 में, सॉरी, 8 का वर्गमूल बटे 2 का वर्गमूल, क्या यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं, हम इसे कैसे जानेंगे। हमें ये पता है कि 8/2, ध्यान दीजिए, इसको हम निर्विषाई से लिखेंगे। ठीक है, ये जो 8 है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये पूरे का वर्गमूल लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, पूरे का वर्गमूल मतलब 8/2 का पूरे का वर्गमूल, क्योंकि 8 2 से घटता मतलब भाग जाता है, 2 एकम 2 और आपका 2 चौक 8, अर्थात ये हो जाएगा 4/1, और 1 चौक कितना हो जाता है, 4। ठीक है, और 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2। तो इसीलिए ये संख्या क्या कहलाएगी, परिमेय संख्या कहलाएगी। और वर्गमूल 9, ये तो वर्गमूल 9 का है, कितना है, 3 बनता है, ये क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या कहलाएगी। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर 8, यहाँ पर 8.00100100001, ये जो दिया हुआ है ना, इसके बाद में डैश लगाना, ध्यान दो इधर, डैश तो नहीं लगा हुआ है यहाँ पर, लेकिन 1 पर आकर रुक गया है। यहाँ पर आगे डैश 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 वाली जो संख्या है ना वो नहीं है, है नहीं, डैश डैश वाली जो संख्या है वो नहीं है, अर्थात यहाँ पर 1 पर आने के बाद रुक गया है, और रुक गया है तो इसका मतलब कौन सी संख्या होगी, ये परिमेय संख्या होगी। ठीक है, क्योंकि ये रिपीट तो नहीं किया हुआ है, लेकिन फिर भी 1 पर आके रुक गया है ना, इसलिए क्या संख्या होगी, वो परिमेय संख्या होगी। यहाँ पर देखिए, ध्यान दीजिए, यहाँ पर 6.06000006, लेकिन इसके बाद क्या, डैश 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 है। यहाँ पे ध्यान दीजिए कि जो 06 है रिपीट किया है, अगर वो वहां पर आता कि 06 06 06,
इस टाइप का अगर अंक आता, संख्या आता दशमलव के बाद, तब की ही स्थिति में क्या होता, ये परिमेय संख्या होता। लेकिन यहाँ पर रिपीट नहीं हुआ है और उसके बाद ये डॉट 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 दिया हुआ है, तो इसीलिए हम कह सकते हैं इसको अपरिमेय संख्या। ठीक है, समझ में आ गया ना? अगर किसी को डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं दोबारा। चलो हम आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिए, क्या हम कुछ और ऐसी संख्याओं को ले सकते हैं क्या जो परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या में भेद रखता हो? जी हाँ, हम आपको कुछ और सवाल देते हैं, जैसे कि आप बताइए, √2 यह अपरिमेय संख्या है या परिमेय संख्या है? जाहिर सी बात है ये रूट में है। किस में है? अब वर्गमूल में है। तो वर्गमूल में जितनी भी संख्या आएंगी, ध्यान दीजिए, जो भी अभाज्य संख्याएं हैं, कौन सी संख्या है? अभाज्य संख्या, जैसे कि 2 हो गया, 3, 5, 7, है ना? उसके बाद 9 तो नहीं होगी, क्योंकि 9 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। 11 वो भी पूर्ण वर्ग संख्या ना हो। 13, है ना? 15, 17, ठीक, उसके बाद 19, ऐसी संख्याओं का अगर हम रूट के रूप में लें, जैसे वर्गमूल 3, वर्गमूल 7, वर्गमूल 11, वर्गमूल 19, तो ऐसी संख्या क्या होंगी? अपरिमेय संख्या होंगी। क्या होंगी? अपरिमेय संख्या होंगी। ठीक है, और कुछ ऐसी संख्या जो जिनका मतलब पूर्ण रूप से वर्गमूल निकल जाता है, जैसे कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 1 है नहीं? ठीक उस तरह से ये 9 है। उसके बाद कौन सा? 16 है नहीं? 25, और कौन कौन सी संख्या है? 36। ठीक इसी तरह से और भी संख्या निकलेंगी आपको बीच में, 100 है, और कौन कौन सी हो सकती है संख्या? 121 है। ऐसी संख्या जो होती हैं वो किसमें कहलाएंगे? वो रूट वाली संख्या हो और जिसका पूर्ण वर्गमूल निकल सके, है नहीं? पूर्ण वर्गमूल निकल सके मतलब दशमलव वाली संख्या में न आए, ऐसी संख्या को हम क्या कहेंगे? परिमेय संख्या कहेंगे। ठीक है, दूसरी बात तो ये है कि जो कोई भी संख्या दशमलव के बाद हो, जैसे कि मैंने बताया था इससे पहले कि 5.252525, अर्थात ये डैश डैश आ रहा है नहीं? ये खत्म ही नहीं हो रहा है, लेकिन ये जो संख्या है दशमलव के बाद, ये रिपीट हो रहा है। क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है, अर्थात 5.25 का बाद, तो इसे हम क्या कहेंगे? हम परिमेय संख्या कहेंगे। ठीक है, लेकिन वही चीज अगर 5.25 दिया है, फिर 255 दिया है, फिर 255 दिया हुआ है, फिर इसके बाद ये डैश 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 आए, तब की स्थिति में ये क्या कहलाएगी? अपरिमेय संख्याएं कहलाएंगी। ध्यान दीजिए, तो ऐसी संख्या क्या कहलाएंगी? अपरिमेय संख्या कहलाएगी। ठीक है, इतना समझ में आ गया ना आपको? परिमेय संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या क्या है? तो चलो ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद होता है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याओं के बारे में बता दूं मैं आपको कि रियल नंबर, इसको इंग्लिश में कहते हैं, सभी परिमेय तथा अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि 4, 6, 2, वर्गमूल 7, धन 4, ऋण 2 आदि, जो कि यहाँ पर धनात्मक भी है, ऋणात्मक भी, अर्थात पूर्णांक संख्याएं, वे सभी संख्याएं जो पूर्णांक संख्या हो, है नहीं? साथ में जो परिमेय संख्या भी है, और ये जो पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या है नहीं? और यहाँ पर अपरिमेय संख्या भी दी हुआ है, जैसे कि वर्गमूल 7 है ना? तो ये संख्या क्या है? अपरिमेय संख्या। तो इन सभी संख्याओं को मिलाकर क्या बनाते हैं? वास्तविक संख्या बनाते हैं। ठीक है, सभी परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्याओं के सम्मिलित रूप से वास्तविक संख्या कहते हैं। नहीं समझे?
परिमेय संख्या, जैसे बताया था परिमेय संख्या अर्थात वो सभी पूर्णांक संख्याएं हैं, है ना। पूर्णांक संख्या भिन्न संख्या जिनको p बटे q के रूप में लिखते हो, ठीक। तो दूसरी बात की जो अपरिमेय संख्या जिनको भिन्न के रूप में नहीं लिखते हैं, है नहीं, उनको, और जो रूट वाली संख्या में हो, और जो दशमलव में, जो दशमलव के बाद जो अशांत रहते हो, तो ऐसी संख्याओं और परिमेय संख्याओं को सम्मिलित रूप से ही हम वास्तविक संख्या कहते हैं। और इन संख्याओं को हम अंग्रेजी के अक्षर R से प्रदर्शित करते हैं। R का मतलब क्या होता है? रियल नंबर, है नहीं, क्या होता है? रियल नंबर, इसे हम प्रदर्शित करते हैं। ध्यान दीजिए, एक वास्तविक संख्या या तो परिमेय है या तो अपरिमेय है, ठीक है। मतलब हर वो परिमेय या अपरिमेय संख्या वास्तविक नंबर है, इससे ये साबित होता है। चलो आगे तक चलते हैं। वास्तविक संख्याएं तर्क संगत संख्याओं और सभी अपरिमेय संख्या वाली संख्याओं का समूह है। वास्तविक संख्या संख्या रेखा पर वो सभी संख्याएं हैं। असीम रूप से कई वास्तविक संख्याएं हैं, जैसे कि संख्याओं के अन्य सेटों में असीम रूप से कई संख्याएं हैं। लेकिन यह साबित किया जा सकता है कि वास्तविक संख्याओं की अनंतता एक बड़ी अनंतता है। मतलब इसकी कोई सीमा नहीं है, इसकी कोई सीमा नहीं है, इतने अनंत तक जाती हैं वास्तविक संख्याएं। पूर्णांक और अपरिमेय संख्या की छोटी या गणना योग्य अनंतता को कभी कभी LF0 कहा जाता है, और वास्तविक की अनंत अनंतता को LF1 कहा जाता है नहीं। चलो आगे चलते हैं। संख्या रेखा या वास्तविक रेखा एक सरल रेखा है जिसका उपयोग वास्तविक संख्याओं जैसे कि धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं आदि, इनको प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। इस रेखा को, या इस रेखा पर, कौन सी रेखा पर? संख्या रेखा पर वास्तविक संख्याएं एक बिंदु के रूप में दिखाई जाती है। उदाहरण के लिए जो चित्र दिया हुआ है नीचे दी हुई चित्र में, 0, 1, 2, ऋण 1, 2, पाई, ई आदि को हम संख्या रेखा से दर्शा सकते हैं। जैसे कि आप सभी संख्या रेखा से अवगत होंगे, संख्या रेखा में जैसे मान दिया हुआ होता है, किसी एक बिंदु को हम कोई संख्या दे देते हैं, है नहीं, उसके आगे आने वाली संख्या क्या होगी, उसके आगे आने वाले बिंदु पे कौन सी संख्या होगी, हम यहाँ पर संख्या रेखा में हर तरह की संख्याओं को निरूपित कर सकते हैं। अर्थात जिन भी संख्याओं को हम निरूपित कर सकें, है नहीं, वैसी संख्या को हम वास्तविक रेखा कहते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर 0 के बाद दिखाई दे रहा है आपको, ये जो सारी संख्या जो दिख रही है वो धनात्मक है, और इसी बीच में ये √2 भी दिख रहा है क्योंकि ये अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर ये देखो यूलर भी दिया हुआ है, पाई भी दिया हुआ है नहीं, ये तो अपरिमेय संख्या है। लेकिन ऊपर में जो दिया हुआ है 1, 2, 3, वो कौन संख्या? प्राकृत संख्या है नहीं, पूर्णांक संख्या है। तो इसीलिए हम क्या कहते हैं, अपरिमेय और परिमेय संख्या भी मिलकर बने होते हैं, सम्मिलित होते हैं। और यहाँ पर देखिए पूर्णांक संख्या का जो ऋणात्मक संख्या है नहीं, और ये जो हम R से प्रदर्शित करते हैं जिसे कहते हैं रियल नंबर। संख्या रेखा पर 0, धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक तथा कुछ अपरिमेय वास्तविक संख्याएं हैं, ठीक है। ये तो यहाँ पर संख्या रेखा में दिख रही है आप लोगों को। यहाँ पर कुछ देख सकते हैं इस फॉर्मूला या इस चित्र डायग्राम में कि जो वास्तविक संख्या आपको दिखाई दे रही है जो सबसे बाहर है नहीं, ये क्या है? बाहर। एक्चुअली ये बाहर नहीं है, ये इसके अंदर ये सारे जितने गोले दिखाई दे रहे हैं ना, गोलाकार चित्र, ये वास्तविक संख्या के अंतर्गत आते हैं। सबसे पहले ध्यान दीजिए प्राकृत संख्या आया हुआ है, देखिए, है नहीं, पूर्ण संख्याएं जिसमें 0 सम्मिलित हुआ है। पूर्णांक संख्या में पूर्ण संख्या भी आता है, प्राकृत संख्या भी आता है, ठीक है। परिमेय संख्या में पूर्णांक भी आता है, पूर्ण भी आता है, प्राकृत भी आता है। लेकिन ये जो परिमेय संख्या है जो अंतर्गत आते हैं, जो भी है परिमेय संख्या है, वो वास्तविक संख्या के अंतर्गत आते हैं। लेकिन अपरिमेय संख्या तो अलग है, परिमेय संख्या अलग है, इसलिए हम उसको दोनों को अलग अलग बांट दिए हैं। लेकिन ये दोनों मिलकर वास्तविक संख्याएं बनाती हैं। आगे चलते हैं हम। ध्यान दीजिए यहाँ पर
जो हमने वहाँ पढ़ा था कुछ इंग्लिश में दी हुई है यहाँ पर, रियल नंबर जिसे कहते हैं वास्तविक संख्या तो कहते हैं, है ना, इसे कहते हैं रैशनल नंबर। ध्यान दीजिए यहाँ पर, रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या कहते हैं भाई? परिमेय संख्या। क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। और परिमेय संख्या में ध्यान दीजिए यहाँ पर 2 है तो 2/1 हो गया। ये अगर ऋणात्मक संख्या है ऋण 3/4। ये जो 0.25 है 0.33 है, और जो बार लगा हुआ है अर्थात ये 3 का रिपीट हो रहा है, अशांत है, ये भी परिमेय संख्या के अंतर्गत आता है ना। और इस रैशनल नंबर के अंतर्गत ध्यान दीजिए, ये देखो ऋणात्मक है ना। और ये जो होल नंबर जो दिया हुआ है, होल नंबर में आपका 0 सम्मिलित है, 0 को सम्मिलित किया गया तब जाकर क्या इंटीजर बने, पूरा पूर्णांक संख्या बना हुआ है नहीं। होल नंबर का मतलब होता है पूर्ण संख्या, और नेचुरल नंबर का होता है प्राकृतिक संख्या या प्राकृतिक संख्या। ये प्राकृतिक संख्या में 0 आ गया तो पूर्ण हो गया, है नहीं। इसमें ऋणात्मक आ गया तो पूर्णांक हो गया, और इसमें भिन्न आ गया, दशमलव आ गया तो परिमेय हो गया, और इसमें कुछ अपरिमेय संख्या भी आ गई तो उसके बाद क्या होगा, ये कुल मिलाकर वास्तविक संख्या। इन सारी संख्याओं को मिलाने के बाद वास्तविक संख्या बन जाती है। यहाँ डेफिनेशन में दिया हुआ है, द सेट ऑफ रियल नंबर कंसिस्ट ऑफ द सेट ऑफ रैशनल नंबर एंड द सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर। इसका मतलब ये होता है कि सेट ऑफ मतलब जो वास्तविक संख्या के सेट में है नहीं, इसके अंतर्गत आपका पूरे इनका योग मतलब इनका पूरा सेट है, परिमेय संख्या का और अपरिमेय संख्या का। इन सारी संख्याओं को मिलाकर क्या बनाते हैं, वास्तविक संख्या बनाते हैं। ठीक है, चलो हम आगे बढ़ते हैं। क्या इसके बाद भी कोई और संख्या होती है क्या? इसके बारे में तो आप परिचित हैं, आप 6वीं क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। वास्तविक संख्या को मुख्यतः 2 प्रकार के क्रमों में सजाया जाता है, जो कि निम्नलिखित है। आरोही क्रम है। आरोही क्रम का मतलब होता है चढ़ना। आरोह का मतलब क्या होता है, चढ़ना। जब दी हुई संख्याओं को बढ़ते हुए क्रमों अर्थात बढ़ रहे हैं क्रम जो है आगे बढ़ रहा है, बढ़ते हुए क्रम में लिखा जाए उसे हम क्या कहते हैं, आरोही क्रम में कहते हैं। जैसे कि सबसे पहले छोटी संख्या आएगी, उसके आगे आने वाले बाद संख्या जो होंगी बड़ी होंगी, फिर उससे बड़ी, तो इसी तरह से सबसे पीछे जो होगी सबसे बड़ी संख्या होती है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे उदाहरण में दिखा सकते हैं 2, 5, 8, 11, 15, 19। सबसे पहले छोटी संख्या, उसके बाद बड़ी संख्या आती जाएंगे। ठीक उसी तरह से अवरोही क्रम, अवरोही क्रम में भी देखेंगे कि दी हुई संख्याओं को हम घटते हुए क्रम अर्थात अवरोही का मतलब होता है उतरना। हम झाड़ पे चढ़ गए है नहीं, वो तो आरोही हो गया, लेकिन झाड़ से उतर गए मतलब उतर गए। तो घटते हुए क्रम, सबसे पहले बड़ी संख्या आएंगी, उसके बाद धीरे धीरे छोटी संख्या आती जाएंगे, और सबसे पीछे जो होगी वो सबसे छोटी संख्या होगी। ठीक है, ये तो समझ गए होंगे आप, बहुत आसान है ये। इसके बाद आता है हमारे सामने एक और संख्या, काल्पनिक संख्या होती है। क्या आपने कभी सोचा था कैसी काल्पनिक संख्याएं भी होती होंगी? ध्यान दीजिए, काल्पनिक संख्या इमेजिनरी नंबर्स, ये होते हैं ऋणात्मक संख्याओं का वर्गमूल होता है। क्या होता है, ऋणात्मक संख्याओं का वर्गमूल लेने पर जो संख्याएं बनती हैं उन्हें काल्पनिक संख्या कहते हैं। क्योंकि ऋणात्मक संख्याओं का जो वर्गमूल तो निकलता ही नहीं है, वो तो काल्पनिक है, वो है नहीं, वो संख्या क्या है, काल्पनिक है, और इन संख्याओं का वर्गमूल बनते ही नहीं है नहीं। तो ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं, ध्यान दीजिए यहाँ पर वर्गमूल 2 का -2 है, वर्गमूल ये -5 का, तो ऐसी संख्या को हम क्या कहते हैं, काल्पनिक संख्या कहते हैं। अवास्तविक संख्या या काल्पनिक संख्या, इसको हम आयोटा से प्रदर्शित करते हैं। आयोटा का स्क्वायर मतलब आयोटा किसको कहते हैं, आप देख सकते हैं ये जो लिखा हुआ है आई का वर्ग, क्या लिखा हुआ है, आई का वर्ग बराबर है ऋण 1, है ना। इसको कहते हैं आयोटा, कहते हैं आयोटा। ठीक है, ये जो आयोटा होता है इसी को कहते हैं आई का वर्ग। यह एक काल्पनिक संख्या है जिसका वास्तविक नहीं होता है। काल्पनिक संख्या को इकाई हम इस माध्यम से प्रदर्शित कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं। इनका जो गुण धर्म होता है वो भी इसी तरह से होता है, जिसको हम इसी तरह से परिभाषित कर सकते हैं कि इसका मान ही ऋणात्मक 1 आता है, और ये आपके उनका जो वर्गमूल ही ऋणात्मक होते हैं, है नहीं।
क्या कभी आपने सोचा है कि किसी भी संख्या का वर्गमूल जो ऋणात्मक हो, या कभी आपने सोचा है कि किसी भी ऋणात्मक संख्या है उसका वर्गमूल कोई संख्या हो? अगर आप निकालते हैं, मान लो -4 का वर्गमूल निकालते हैं, क्या निकलेगा? क्योंकि आपको पता है कि ऋण गुणा ऋण बराबर क्या होता है? धन होता है। धन गुणा धन का बराबर होता है धन होता है। लेकिन अब ऋण का ये जो वर्गमूल निकालें ऋणात्मक संख्या का, ये कैसे निकलेगा? यही तो काल्पनिक है, इसीलिए हम इसको अवास्तविक कहते हैं। ठीक है, चलो हम आगे बढ़ते हैं। किसी संख्या का वर्ग ऋणात्मक संख्या हो तो वैसी संख्याएं अवास्तविक संख्या कहलाती हैं। ध्यान दीजिए यहाँ पर इस बात को, है नहीं? क्या लिखा हुआ है? किसी संख्या का वर्ग, ये लिखा हुआ है किसी संख्या का वर्ग ऋणात्मक संख्या हो, अर्थात जैसे कि ऋण 1 है या ऋण 2 है नहीं? वर्ग अगर ऋणात्मक संख्या है, मान लो कोई भी x है, x का वर्ग जैसे कि मान ऋण 1 है या ऋण 2 है या ऋण 3 है नहीं? कोई भी संख्या का जो वर्ग है ऋणात्मक संख्या हो तो वैसी संख्या क्या कहलाती है? अवास्तविक संख्या कहलाती है। और इन संख्याओं को हम क्या कहते हैं? जैसे ऋण 1, ऋण 4, ऋण 3/4 के रूप में लिखी जा सकती है। और जो संख्या वास्तविक अवास्तविक संख्याओं से मिलकर बना होता है उसे हम क्या कहते हैं? सम्मिश्र संख्या कहते हैं। लो, एक और नया चीज आ गया। जी हाँ, वास्तविक संख्या और अवास्तविक संख्या। ध्यान दीजिए, इससे पहले हमने पढ़ा था वास्तविक संख्या में क्या क्या आते हैं? वो सारे पूर्णांक संख्याएं, वो सारे परिमेय संख्याएं, वो सभी अपरिमेय संख्याएं, वो किस में आती हैं? वास्तविक में आती है। लेकिन अवास्तविक तो बहुत ही इमेजिनरी काल्पनिक नंबर है, वो ऋणात्मक संख्या है वर्गमूल का, है नहीं? तो ऐसी संख्याओं को उनका योग, उनका गुणनफल, उसको हम क्या कह सकते हैं? मिश्र या सम्मिश्र संख्या कहते हैं। आइए हम आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिए, यही है वो सम्मिश्र संख्याएं। किसी सम्मिश्र संख्या का अर्गेंड आरेख पर प्रदर्शन गणित में सम्मिश्र संख्याएं अर्थात कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना? कॉम्प्लेक्स का तो बहुत ही जटिल है, तो वास्तविक संख्याओं का विस्तार है। किसी वास्तविक संख्या में एक काल्पनिक भाग जोड़ देने से, ध्यान दीजिए, वास्तविक संख्या में काल्पनिक भाग अर्थात काल्पनिक नंबर को जोड़ देने से क्या संख्या बनती है? सम्मिश्र संख्या बनती है। और सम्मिश्र संख्या के काल्पनिक भाग के साथ आई जुड़ा होता है। मैंने बताया था आयोटा के साथ जुड़ा हुआ होता है वो, है नहीं? वो काल्पनिक भाग के साथ क्या जुड़ा होता है? आई जुड़ा होता है, जो निम्नलिखित संबंध को संतुष्ट करती है। किसी भी सम्मिश्र संख्या को a धन bi के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जिसमें a और b दोनों ही वास्तविक संख्याएं हैं। a धन bi में a को वास्तविक भाग मानते हैं और b को क्या मानते हैं? काल्पनिक भाग मानते हैं। इन दोनों के योग को हम क्या कहते हैं? सम्मिश्र संख्या कहते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए, इस आरेख में हमने कौन सा आरेख बताया था? अर्गेंड आरेख में। ये जो आरेख है यहाँ पर देखो, दो एक्सिस, दो अक्ष हैं। एक अक्ष तो आपका ये हो गया, ऊपर वाली अक्ष होगी। हम इसमें भी वही प्रदर्शित कर सकते हैं अगले आने वाले चित्र में भी। ये ध्यान दीजिए, ओह सॉरी, जी हाँ, ध्यान दीजिए, ये है बी अक्ष है, ये जो अक्ष है बी अक्ष है, और ये अक्ष है ए अक्ष है। हमने कभी भी कोई दंड आलेख या ऐसे कोई रेखा पढ़ी हमने जहाँ पर हम एक दंड आलेख खींचते हैं, है नहीं? अर्थात दोनों रेखाओं को मिलाते हैं तो कहाँ पर वो आती है, या कहाँ पर आके इधर से आने वाली रेखा इधर से आने वाली, कहाँ पर आके किसी बिंदु पर वो मिलती है। अर्थात ये जो बी का है, बी का सिद्धांत हो गया यहाँ पे, है नहीं? और ये जो हो गया ए का सिद्धांत हो गया। अर्थात यहाँ पे ध्यान दे सकते हैं कि जो ए है, ए क्या है? रियल नंबर है। रियल मतलब होता है
वास्तविक नंबर। और ये जो बी है, क्या बी क्या होता है, मैंने बताया था ये होता है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या नंबर होता है, कॉम्प्लेक्स, है नहीं, कॉम्प्लेक्स नंबर होता है अर्थात अवास्तविक होता है। ये वास्तविक होता है और ये अवास्तविक होता है, अर्थात इमेजिनरी नंबर भी कह सकते हैं हम, है नहीं। कॉम्प्लेक्स संख्या मैं गलत बोल रहा हूँ, कॉम्प्लेक्स नहीं होता है, दरअसल ये होता है इमेजिनरी नंबर होता है। क्या होता है, इमेजिनरी, इमेजिनरी, है ना। और ये जो होता है रियल नंबर होता है, ठीक है। इन दोनों का जब जोड़ होता है, ये रेखा इधर से आ रही है, इधर से, इन दोनों का मिलान कहाँ होता है, किसी एक बिंदु पे होती है, तब यहाँ पर क्या प्रदर्शित हो रही है, ए धन बी आई प्रदर्शित हो रही है। क्योंकि जो इमेजिनरी नंबर को हम आई से प्रदर्शित करते हैं, जैसे कि मैंने बताया था कि आई का वर्ग बराबर क्या होता है, ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3, या इस टाइप का कुछ होता है नहीं, इस टाइप का कुछ होता है, अर्थात ऋणात्मक संख्या होती है। चलो आगे बढ़ते हैं। समिश्र संख्या हमारे पाठ्यक्रम में नहीं है, चूंकि हम आगे जाएंगे ना, कई मैथमेटिशियन इस बारे में कई मतलब खोज करते रहते हैं, कुछ ना कुछ इसके बारे में चर्चा या फिर करते रहते हैं इसके बारे में, और ये हमारे सिलेबस से तो बहुत बाहरी चीज़ है। जैसे कि दंड आलेख या इस टाइप आरेख वाले चित्र में ध्यान दे रहे हो ना, यहाँ पर 3 और ये जो इमेजनरी वाले जो आरेख दिख रहा है ना, इस आरेख और ये जो रियल नंबर जो दिख रहा है, इन आरेख और इस आरेख के जो मिलान होता है, मिलान हम देख सकते हैं यहाँ पर। चलो हम अब आ ही गया तो देख ही लेते हैं। जी हाँ, 2i कहाँ पर आ रहा है, ये जो 2i दिख रहा है ना, यहाँ से आ रहा है 2i, और ये 3 नंबर यहाँ से आ रहा है, तो ये वाला जो पॉइंट जो बनता है, इसको हम क्या कहेंगे, 3 धन 2i, तो इसी को हम क्या कहते हैं, सम्मिश्र संख्या कहते हैं। ठीक इसी तरह से जो नीचे भी दिया हुआ है, यहाँ पे जो ऋण 5i दिया हुआ है ना, और इधर से ऋण 4i दिया हुआ है, तो इन दोनों संख्या को जो मिलान को हम क्या बोलेंगे, ऋण 4 गुणा ऋण 5i या धन 5i, ठीक है। और यहाँ पर कुछ देख सकते हैं, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसको हम कह सकते हैं सम्मिश्र संख्या, और यहाँ पर एक वास्तविक संख्या दी हुई है। ये जो रियल नंबर दिख रहा है इसको वास्तविक संख्या बोलते हैं, और इसको बोलते हैं अवास्तविक संख्या अर्थात काल्पनिक संख्या। यहाँ पे कुछ आयोटा वगैरह दिख रहा है ना, आयोटा है यहाँ पर, और ये कुछ पाई/2 आयोटा है, यूलर है, 2 आयोटा है। ये सारी संख्या जो होती हैं, इन सबको मिलाने के बाद क्या संख्या बन गई, पूरे को मिलाने के बाद सम्मिश्र संख्या बन जाती हैं, ठीक है। चलो तो हम आगे चलते हैं अब, क्योंकि हमारा यहीं पर खत्म हो जाता है। ध्यान दीजिए, इसी को ही कुछ परिभाषित के रूप में किया गया है। वास्तविक संख्याओं का विस्तार है कौन सी, सम्मिश्र संख्याएं। किसी वास्तविक संख्या में एक काल्पनिक भाग जोड़ देने से सम्मिश्र संख्या बनती है। सम्मिश्र संख्या के काल्पनिक भाग के साथ i जुड़ा होता है जो निम्नलिखित संबंध को संतुष्ट करती है। जैसे कि हमने पहले पढ़ा, किसी भी सम्मिश्र संख्या को a धन bi के रूप में व्यक्त करते हैं, और a और b दोनों ही जबकि वास्तविक संख्या है, लेकिन यहाँ पर i जुड़ने की वजह से ही यहाँ पे क्या हो जाता है, सम्मिश्र संख्या हो जाती है ना। a को वास्तविक भाग और b को काल्पनिक भाग, जैसे हम पहले पढ़ चुके हैं इसको। तो ध्यान दीजिए हमारे पाठ्यक्रम में क्या है, ये होता है, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, प्राकृतिक संख्याएं जो सेंटर में दिया हुआ है। ये क्या संख्या है, प्राकृतिक संख्या। 0 आ गया तो क्या बन गया, पूर्ण संख्या। माइनस वाली संख्या आ गई तो क्या बन गया, पूर्णांक संख्या। जहां पर भिन्न संख्या आ गई, दशमलव, ये 2 3 आ गई, है नहीं, तो क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। उसके बाद वास्तविक संख्या जो परिमेय अपरिमेय दोनों आ गए, यहाँ पर आपका पाई भी आ गया, है नहीं, आपका √2 आ गया, ठीक, 0.2123 ऐसे कुछ कुछ डॉट डॉट आ गया, तो वो भी अपरिमेय संख्या है, तो इनको मिलाने के बाद क्या बना, वास्तविक संख्या बना। ध्यान दीजिए यहाँ पर वास्तविक संख्या यहाँ पर दी हुई है, कौन सी रेखा है, ये देखो संख्या रेखा पर हर नंबर आता है ना, जिसे कहते हैं हम
वास्तविक नंबर या वास्तविक नंबर को ही हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। वहाँ पे ऋणात्मक भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, आपका वर्गमूल भी हो सकता है, परिमेय संख्या हो सकता है। ठीक है, उसके बाद जो दिया हुआ है वास्तविक, परिमेय, अपरिमेय, ये सारी संख्याओं, उसके बाद सम्मिश्र संख्या में यहाँ पर अवास्तविक संख्या अर्थात इमेजिनरी नंबर भी जुड़ जाता है नहीं। तो इमेजिनरी जुड़ जाने के बाद फिर क्या हो जाता है, सम्मिश्र संख्या हो जाता है। तो ये जो संपूर्ण संख्या हो गए हैं वो सारे संख्या क्या होते हैं, सम्मिश्र संख्या हो जाएंगे। ये रहा हमारा संख्या प्रणाली। ध्यान दीजिए, यहाँ पर कुछ संख्या प्रणाली यहाँ पर हम इसको विभक्त कर सकते हैं, जैसे कि जी हाँ, संख्याएं कितनी सारी संख्या होती हैं, वास्तविक संख्या, मिश्र संख्या। ठीक है, दूसरी बात यह है कि वास्तविक संख्या के अंतर्गत क्या क्या आ सकते हैं, जैसे 5 है, 3/2 है, ऋणात्मक वाले हैं, और अपरिमेय संख्या भी दी हुई हैं। और इनमें कौन कौन सी है, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या दी हुई है। परिमेय संख्या में क्या क्या है, पहले तो अपरिमेय देखते हैं, जिसमें आपके जो बीजगणित वाले आते हैं, अनितीय नंबर आते हैं, उदाहरण के लिए 2 का वर्गमूल, 3 का वर्गमूल, पाई, यूलर इत्यादि, है ना। उसके बाद जो यहाँ पे दिया हुआ है, ये जो बीजगणित में ये रूट वाले आते हैं, और अनितीय जो ट्रांसेंडेंटल में जो आते हैं, पाई, यूलर, ऐसी संख्या आती हैं, जो अल्फा, गामा, बीटा वगैरह होता है, ऐसी संख्या आती हैं, है नहीं। लेकिन यहाँ पर जो परिमेय संख्या में आते हैं, एक पूर्णांक संख्या आता है, दूसरा भिन्न संख्या आता है नहीं। हम देखेंगे पूर्णांक संख्या में ऋणात्मक है, जो न्यूट्रल को बोलते हैं जीरो बोलते हैं, है नहीं। पॉजिटिव आ गया है यहाँ पर, पॉजिटिव जिसको बोलते हैं धनात्मक बोलते हैं, जैसे उदाहरण के लिए 2, 7, 3, 5, 4 जैसी भी धनात्मक संख्या होती हैं। अब धनात्मक संख्या में भी बहुत सारी चीजें होती हैं, ये सम संख्या वाला हो गया, 2 के साथ विभाज्यता पर, है नहीं। उस पे, उसके बेसिस पे क्या क्या होते हैं, इवन नंबर अर्थात सम संख्या होते हैं, और विषम संख्या, जैसे कि हम जान गए हैं, 2 से विभाजित होने वाली संख्या होती हैं, और 2 से भाग नहीं जाने वाली संख्या हो गई, है नहीं। ठीक इधर ही विभिन्न गुणकों के आधार पर एक संख्या होती है अभाज्य संख्या होती है, और दूसरी होती है कंपोजिट नंबर, इसको कहते हैं हम भाज्य संख्या कहते हैं, है नहीं। ठीक इसी तरह से जो परिमेय संख्या के अंतर्गत जो फ्रैक्शन अर्थात भिन्न संख्या होती है, भिन्न संख्या कौन कौन सी होती है, उचित भिन्न होती है। उचित भिन्न मतलब अंश छोटा होता है और हर बड़ा होता है नहीं। अंश छोटा और हर बड़ा हो तो उचित भिन्न कहलाता है, और अनुचित भिन्न क्या होता है, अंश बड़ा होता है और हर छोटा होता है ना। ध्यान दीजिए यहाँ पर इस अंक पे, ये भिन्न संख्या जो दी हुई अनुचित भिन्न है, क्योंकि उसमें अंश बड़ा है ना। अब देखिए मिश्र भिन्न, मिश्र भिन्न मतलब जैसे कि 2 सही 1/2, 3 से 1/5, इस कुछ होता है ना, 37 सही 1/3, 5 सही 2/3, ऐसी संख्याओं को क्या कहते हैं, मिश्रित भिन्न कहते हैं। अब इसमें कुछ कॉम्प्लेक्स वाले भी आते हैं, तो कॉम्प्लेक्स वाले में 3/3 धन 2/3 धन 1/2 धन 9, तो ऐसी संख्या को हम भी क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं, जो भिन्न आता है। ठीक है, तो इसके बाद इसमें और कुछ समझने वाली बात है क्या, तो इस तरह से हमारी संख्या पद्धति है वो हमारी खत्म हो जाती है। ठीक है, तो मेरी क्लास सुनने के लिए आप बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।